आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। हम ताइवान चाइना की बात करते रहते हैं। तो क्या जो ताइवान है, अब चीन तैयार हो चुका है, हमला करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स हमको ताइवान में देखने को मिल रहे हैं। तो पनिशमेंट के तौर पे मतलब एक तरीके से ताइवान एक ऐसी माशूका है जो चीन को धोखा देके चली गई, और अब चीन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इसको वापस लाएं, लेकिन यह वापस नहीं आ रही है ना, क्योंकि इसको बाकी दोस्तों का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अभी चाइना जो है ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, लेकिन हम टैक्टिकली इसको लेके आएंगे। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टेक्निक साबित हो सकती है चाइना के लिए। आपके लिए एक बहुत शानदार टेक्निक साबित होगी। अल्कोहल एडिक्शन को छोड़ना है, रिहैब आपके पास चल के आ रहा है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई भी एडिक्शन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। 1 महीने तक ये कोर्स चलेगा। हर दिन हम एक टेक्निक बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ 540 रुपये का ये कोर्स है। studyglose.com हमारी वेबसाइट विजिट करें, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चाइना की अगर ड्रिल्स की बात करें तो ताइवान में जैसे ही नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते ये आई तो तुरंत चाइना ने बोला कि रुको, ले लो मिलिट्री, सारे के सारे जो हमारे जेट्स हैं, फाइटर जेट्स ऊपर से उड़ेंगे। और यहां पे फिर से एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई ताइवान के ऊपर एज अ ब्लॉकेट के ऊपर काम कर रहा है। ब्लॉकेट एक कमाल की स्ट्रैटेजी रहती है। ब्लॉकेट में आपको युद्ध करना है नहीं। अकबर बहुत करता था, अलाउद्दीन खिलजी बहुत करता था। क्या करता था वो? राजा रतन सिंह से जब पद्मावत, अब जब पूरा वॉर हुआ तो आपने देखा कि उसने वो किलो की घेराबंदी कर लेता था। ठीक है, वो सप्लाई लाइन काट देता था, ब्लॉक कर देता था। अब सप्लाई लाइन काटोगे तो एक ना एक दिन तो आपके पास चीज़ें खत्म हो ही जाएंगी, और यही होती थी। जैसे ही चीज़ें खत्म होती थी, सरेंडर या फिर हमला या फिर युद्ध। और उस समय जो किंगडम होता था वो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन पे होता था। तो पहला तो चाइना ब्लॉकेट पे काम कर रहा है कि ऐसे सिस्टमैटिक ब्लॉकेट लगाओ ताकि इनको रोका जा सके। देखिए, एक चीज़ तो पक्की है, जैसा अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया। हालांकि यूक्रेन ऐसा नहीं है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद भी दी है अमेरिका ने। आज यूक्रेन अगर सस्टेन कर रहा है तो अमेरिका और यूरोप की ही वजह से कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। बट ताइवान के केस में ऐसा नहीं है। ताइवान के केस में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली कूद जाएगा वो युद्ध में, अपनी सेना उतार देगा। और चाइना ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तो कुछ भी हो, अगर चीन और अमेरिका में युद्ध होता है तो अमेरिका आराम से जीत जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो अभी चाइना क्या कह रहे हैं, वही डेन ज़ाओपिंग की स्ट्रैटेजी कि हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। वक्त लो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो, और उसके बाद हम एक साथ मिलकर वार करेंगे। 2050 तक चाइना की मिलिट्री ताकतवर हो जाएगी अमेरिका से टक्कर लेने के लिए। लेकिन तब तक शी जिनपिंग शांत बैठा हुआ है। शायद तब तक शी जिनपिंग रहे ना रहे, ये वक्त ही बताएगा। लीडरशिप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी जॉइंट स्वॉर्ड 2024A, तो तुरंत ये जैसे ही ये वॉर गेम्स इन्होंने कंडक्ट किए हैं, और एक स्ट्रांग पनिशमेंट है, क्योंकि ताइवान, ये जो सेपरेटिस्ट एक्ट है, ठीक है ना, ताइवान के अंदर के ही लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो चाइना के बहुत लॉयल हैं वो चाइना से दगा कर रहे हैं। तो मूड खराब है इस समय चाइना का। और जैसे ही इनका ताइवान के प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन स्पीच हुई कि भाई चाइना को बोला कि देखो बेटा, मिलिट्री इंटिमिडेशन हमको मत दिखाओ, औकात में रहो। अब देखिए, जिनको पता नहीं है, मैं पता नहीं कितने लेक्चर्स दे चुका हूं अनगिनत चाइना और ताइवान। आपको पता है कि 1945 से लेकर 49 तक सिविल वॉर हुआ चाइना में। बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूं, क्योंकि मुझे फिर इस पे वापस आना है, क्योंकि अभी आपको आगे में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, मज़ा आ जाएगी। तो 1945 से लेकर 49 तक एक सिविल वॉर होता है चाइना और ताइवान के बीच में। अब ये जो सिविल वॉर होता है, इसमें जीतती है कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। दो पार्टी होती है बेसिकली, एक तो कॉमिंटांग पार्टी होती है वर्सेस कम्युनिस्ट। अब ये कॉमिंटांग पार्टी जो होता है, इनका पलड़ा भारी होता है, लेकिन सिविल वॉर में कम्युनिस्ट जीत जाते हैं, ये भाग जाते हैं ताइवान, कॉमिंटांग, चियांग काई शेक। तो अब यही है कि यहां से अपनी सरकार चलाते हैं। ये भी डिक्टेटरी एक तरीके से होता है। 1970s तक तो डिक्टेटरशिप होती है, इनकी मरने के बाद फिर इलेक्शंस होते हैं। अभी ताइवान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है। ताइवान एक बहुत ही डेवलप्ड आइलैंड है। सेमीकंडक्टर में ताइवान ने कमाल करके रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी में समय ताइवान आगे बढ़ रहा है। चाइना कहता है ताइवान हमारा है, क्योंकि भाई हमेशा से हमारा था, अभी भी हमारा है, तो आज नहीं तो कल हम ताइवान को ले लेंगे। तो यही वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन अभी तक वो ले नहीं पाया। अब आपको बता दूं कि चाइना के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो ताइवान में लगे हुए हैं, तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो फाइटर जेट्स जो है वो थर्सडे को ताइवान एयरबेस की तरफ निकले। अब देखिए, बड़ा डेंजरस है कि किस दिन हमला हो जाए
हालांकि ऐसे चाइना हमला करेगा नहीं, उसको भी पता है, बट मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में घेर के मारना शुरू कर दिया तो कहां जाएगा। अब उसके बाद तैपाई कोस्ट गार्ड ने बोला अरे जल्दी वहां से हटो, चाइनीज वेसल्स को बोला, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो बीजिंग की जो ड्रिल्स हैं वो ताइवान स्ट्रेट में चल रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ द आइलैंड। अब हर तरीके से ताइवान को घेरा गया है, तो वही बोल रहे हैं कि ऐसे तो चलेगा नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि 49 फाइटर जेट्स जो है और एयर पेट्रोल प्लेन्स हमको देखे हैं, तो क्या कर रहे हो भैया, अगर हमला करना है तो पहले से ही बता दो। तो ये ताइवान स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी का यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। ठीक है ना, ये है पूरा का पूरा ताइवान। और ऐसे ये अगस्त 2022 की ड्रिल्स है, जो आपको ये ग्रे में दिख रहा है ना, ग्रे में अगस्त 2022 की ड्रिल्स है ये वाला। ये कब की ड्रिल्स है, जब नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान गई थी, अमेरिका की जो गवर्नर वो ताइवान गई, और अब तब चाइना ने बोला कि बेटा जाना नहीं, गई तो चली ही जाओगी, लेकिन वो चली गई और चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, वो बस भौंकता रहा और कुछ नहीं कर पाया, बस बोला मिलिट्री ड्रिल कर लेंगे, ये कर लेंगे, घेर लिया सब, फिर 10-15 दिन बाद सब वापस चले गए। ये जो ऑरेंज में है ये अभी की ड्रिल्स है, मिलिट्री ड्रिल्स है। ठीक है ना, तो अगर आप देखो दोनों ड्रिल्स को कंबाइन कर दो तो कुछ बचा ही नहीं है, आप अंदर आ ही नहीं सकते। एयर डिफेंस जोन को इन्होंने वॉयलेट किया है, इन्होंने इनकी जो वाटर है इनको वॉयलेट किया है, वाटर ट्रीटीज को वॉयलेट किया है। तो चाइनीज लीडर शी जिनपिंग लगातार बोलते हैं कि देखो चाइना, भाई देखो ये हमारा राइट है, अगर मान लो कि कोई घर पे कब्जा करके बैठ जाए तो हमारा राइट है, हम करेंगे फोर्स का इस्तेमाल, इसको किसी में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेटेस्ट ड्रिल ब्लॉकेट की बात कर रहा है कि ब्लॉक कर देंगे। अब अगर ब्लॉकेट होगा, 5 रीजन अभी मैं एक आपको बताऊंगा। पहला तो ब्लॉकेट है कि विदाउट वॉर आप जीत सकते हो, तो इसमें जो आइलैंड है वो अपने आप चाइना से रीयूनिफाई हो सकता है, क्योंकि इसमें बाहर से मदद नहीं मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन देखिए चाइना को तो बढ़िया ही है, वॉर वो नहीं चाहता है, वो चाहता है पीसफुली काम हो जाए तो ठीक है। अगर ताइवान वाले खुद मान जाते हैं तो और अच्छा है। एनालिस्ट बताते हैं कि लो मिलिट्री एक्शन जैसे ब्लॉकेट जो है वो वॉशिंगटन उसमें शायद इंटरवीन नहीं करेगा। 1979 का ये जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है ये कहता है कि अगर डायरेक्ट मिलिट्री ही पे आपका थ्रेट हुआ तभी हम आएंगे आपको बचाने, वरना फिर ऐसा, क्योंकि भाई अमेरिका की भी मिलिट्री जाएगी, बट वही बता रहे ना ताइवान इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे देशों के लिए। मेन्स जो बैटरीज हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो ताइवान में हाईली डेवलप्ड है। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त जो है वो ताइवान में पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये जो बीजिंग की कैंपेन है शॉर्ट और डिसाइसिव ब्लॉकेड पे सब कुछ डिपेंड करेगा। और इसमें भी देखिए जब तक अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा तब तक चाइना ताइवान ले चुका होगा, पूरा ब्लॉकेड कर दिया होगा। तो ये जो आप ये समझिए कि काउंटर ब्लॉकेड हालांकि अमेरिका भी कर सकता है, ताइवान को पता लगा तो अमेरिका भी काउंटर ब्लॉकेड कर सकता है, मतलब कि पहले से ही अमेरिका ने घेर लिया है ना ताइवान को, अब अमेरिका ने घेर लिया तो बढ़िया ही है, तो चाइना आ ही नहीं पाएगा वहां तक। तो काउंटर ब्लॉकेड इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी चिंताएं तो बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रहेगा। अगर आप ब्लॉकेड को बढ़ाना चाहते हो, वॉर को आगे लेना चाहते हो, वॉर होगा नहीं, ब्लॉकेड से बस एक सिंबॉलिक ही रहेगा, लेकिन इसमें मेन फायदा तो चाइना को ही होगा। तो इससे पहले भी मिलिट्री ड्रिल्स, जैसा कि हमने बताया कि नैन्सी पेलोसी वो भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, चाइना ने यही बोला अमेरिका को कोई भी वहां पे जाएगा, अभी तक अमेरिका ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अगर कोई भी ताइवान को थ्रेट करेगा, या थ्रेट नहीं मतलब अगर कोई ताइवान को सपोर्ट करेगा तो अमेरिका उसको एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखेगा, चाइना उसको एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखेगा। और ये सेपरेटिस्ट एक्ट भी है, जो अभी नए प्रेसिडेंट आए और स्पीच उन्होंने दी, बहुत कुछ बोला उन्होंने, और उसके बाद चाइना ने बोले तो सेपरेटिस्ट एक्ट है बेटा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उसके बाद चाइना ने बहुत सारे अपने मिलिट्री को यहां पे भेज दिया। तो जैसे ही ताइवान लीडर, अब अमेरिका तुरंत उन्होंने जैसे ही बोला कि हम अमेरिका जा रहे हैं, तो ये भी एक सेपरेटिस्ट एक्ट है, दिस इज ऑल्सो सेपरेटिस्ट एक्ट। तो ये पायलट आप देख सकते हैं, ये अभी ये तो पिछले साल की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एक्सरसाइज होती है जो लगातार वाटर्स और एयर से चीजें की जाती हैं। मैल्कम डेविस, चाइना जो है इस तरीके की जो ब्लॉकेड मैन्यूवर्स है उसको नॉर्मलाइज कर रहा है, क्योंकि देखिए मिलिट्री ऑपरेशन जैसा कि हमने बताया कि एक्सरसाइज करते करते कब आप पे अटैक हो जाए आपको नहीं पता, और चाइना ये हो सकता है कर दे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक चाइना ताइवान को ले नहीं पाया है, कब लेगा वी डोंट नो। और अब लेना बहुत हानि, क्योंकि अगर लेना था तो उसी 1970s तक ले सकते थे, क्योंकि ताइवान में भयानक अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन अब ताइवान काफी स्टेबल हो गया है और अब लेना
खतरे से खाली नहीं। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी शॉर्ट ऑफ वॉर कोर्शन, ये बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे मेथड्स जो हैं ये बताए गए हैं। देखिए कैसे विदाउट वॉर चाइना जो है वो ताइवान को ले सकता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, इकोनॉमिक प्रेशर जो कि चाइना कर रहा है। अब इसमें भाई देखो, जाता तो सब चाइना के थ्रू ही है, इसी रोड से, तो लगा दो ट्रेड बैन, कार्गो इंस्पेक्शन की, कुछ भी यहां से जाएगा तो उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि है तो अल्टीमेटली आइलैंड ना ताइवान, सब कुछ शिप से ही ट्रेड होता है। और ये पूरे कंट्रोल जो यहाँ पे समुद्र हैं उन पे चाइना का कंट्रोल है। इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, ताकि इनस्टेबिलिटी को क्रिएट किया जा सके, जबरदस्ती कोई सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है, करेंसी का मैनिपुलेशन हो रहा है। तो ताइवान की इकोनॉमी को, समुद्र को कंट्रोल करके ताइवान की इकोनॉमी को खत्म करना, इससे क्या होगा, ताइवान प्रेशर में आएगा, जब पैसा नहीं बचेगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हालांकि अमेरिका है, अमेरिका इसमें साथ दे सकता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाओ। कितने सारे, ईरान में जो रेवोल्यूशन आया था वो भी इसी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की वजह से आया था। कितने सारे रेवोल्यूशन, जब लोग अवेयर होते जाते हैं ना तो क्रांति आती ही है। तो इंफॉर्मेशन कैंपेन सबको देखने को मिला, डिस इंफॉर्मेशन देखने को मिला, ताकि जो लोगों का जो भरोसा है वो यहां की सरकार से हटे, यू नो। तो जो लोगों का भरोसा है वो ताइवानीज, मतलब लोग जो हैं इतनी ज्यादा डिस इंफॉर्मेशन फैला दो, जैसे हिटलर करता था, कि लोग नफरती हो जाए और लोग खुद ही जो है वो रिवोल्ट कर दें। साइबर अटैक्स भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पूरी तरीके से कोशिश करेगा, जिसमें अभी तक चाइना सफल हुआ है कि ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए, कोई भी लेवरेज यहां पे ताइवान को ना मिले। अमेरिका जो भी कहता है, अमेरिका की सारी बातों को नकारा जाए और अमेरिकन सपोर्ट को कम किया जाए। अब इसमें चाइना जो है वो बहुत पैसे दे सकता है बाकी देशों को जो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छे रिलेशन बना सकता है और बोल सकता है कि ताइवान के मामले में चुप रहो। अभी तक चाइना इसमें तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में सपोर्ट, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ है, तभी इसीलिए ताइवान को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फिर उसके बाद मैनिपुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो आज पाकिस्तान में चल रहा है, जो आज मैक्सिमम देखो मैं बेलारूस में चल रहा है। इसमें क्या, कुछ नहीं करना है, लीडर चुन के आए उसको खरीद लो, लीडर्स को अपने फेवर में कर लो, बोलो कि बेटा आ जाओ। ये होता रहा है, ये सबसे खतरनाक चीज होती है। लीडर ही चला रहा है ना, लीडर को खरीद लो, पैसे दे दो। पाकिस्तान में यही हो रहा है, वहां के जनरल्स बिकाऊ हैं कि लो इतने सारे पैसे दे दिया, जब हम ये एरिया अपने पास लेंगे ना तो तुमको भी काफी बड़ा हिस्सा दे देंगे। तो इसमें भी अगर ये करने में कामयाब होता है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल की टारगेटेड पॉलिटिकल वॉरफेयर जो है वो छिड़ा जाए, ताकि ताइवान की सरकार को, अब इसमें भी लीडर्स का चाइना अपने लोगों को बैठा सकता है, ठीक है ना। अब अपने लोगों को बैठा के अपने हिसाब से कानून जो है वो बनवा सकता है। कानून बनेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। उसके बाद मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन जो अभी कर रहा है, ठीक है, जिसमें एयर और नेवल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ताकि प्रेशर बनाया जाए। और एक बार ताइवान ने इंटीमेट, देखिए यहां पे सब कुछ क्यों हो रहा है बेटा, बस तुम हमला कर दो एक बार। ताइवान अगर सुतली बॉम्ब भी मार देगा ना चाइना पे, तो चाइना पूरी फोर्स के साथ टूट पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर है ना, क्योंकि आप तब तक किसी पर हमला नहीं कर सकते जब तक वो आप पे हमला ना करे। पाकिस्तान 1971 वॉर में पाकिस्तान ने हमारी एयरफील्ड्स पे हमला किया था, तब हम वॉर में कूदे थे, वरना मुश्किल होती है हमारे लिए। और हम यही इसी का इंतजार कर रहे थे, हम पीओके पे क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला, इसलिए क्योंकि वहां से तो इंटिमिडेशन आए, तब तो हम हमला करें। तो चाइना तो यही चाह ही रहा है कि जरा सा भी मिलिट्री इंटिमिडेशन हो, खेल खत्म। अब उसके बाद अमेरिका क्या कर सकता है भाई, जो मैं आपको चीज बता उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रेजिलियंस की, ताइवान जो है वो बढ़िया पार्टनरशिप बनाए, सेमीकंडक्टर का हब है, तो बाकी जैसे भारत बोले कि हम सेमीकंडक्टर्स के साथ तुम्हारे साथ डील करेंगे, और इनफैक्ट चाइना में भी, चाइना के बहुत सारे बिजनेसमैन का ताइवान में पैसा है, इनको बोले कि भैया देखिए आप हमको सपोर्ट करिए, हम सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे, चाइना आपके काम नहीं आएगा। बाकी डेमोक्रेटिक नेशन से, स्पेशली वेस्ट और अमेरिका से, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो अमेरिका सुपर पावर है, उससे और अच्छे रिलेशन करे और मदद ले। फिर साइबर इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी, तो साइबर डिफेंस और जो इनका काउंटर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस है, ये ताइवान को देखना पड़ेगा। अब इसमें आपको, जैसे जब भी चाइना के हैकर्स टॉप क्लास के होते हैं, दुनिया में जहां पे भी हैकिंग होती है उसमें तो नॉर्थ कोरिया के हैकर्स शामिल होंगे, चाइना के हैकर्स शामिल होंगे, या फिर रशिया के, इन्हीं 3 देशों के हैकर्स शामिल होते हैं, और ये साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा होता है। हालांकि ताइवान खुद भी एक बहुत ही, मैंने बताया ना कि एक इंटेलेक्चुअल देश है वो, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बचाना पड़ेगा। अब इसके लिए आप मदद ले सकते हो, हैकिंग से पहले ही आप हैकिंग नाकाम कर दो ना, ठीक है। साथ ही साथ जितना हो सके डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करो, जाके देशों से मदद मांगो, जो कि अभी समय देखिए, जैसे अब इनके प्रेसिडेंट क्यों गए हैं अमेरिका, मदद ही मांगने गए हैं। तो इसमें ताइवान की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है,
ठीक है ना। आज चाइना कुछ भी करता रहे, चाइना कभी वॉर में नहीं जाएगा यार। चाइना ना भारत के साथ वॉर में जाएगा ना अमेरिका के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित होगा। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और डेटरेंस, अब जैसे ये अच्छी मिलिट्री बना सकता है, इसमें भी अमेरिका की सपोर्ट दे सकता है, अपने लोगों को ट्रेन कर सकता है। हालांकि ताइवान में बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मिलिट्री प्रिपेयर कर सकता है और पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाइना ले सकता है, चाइना के लोगों से वो सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई कि विदाउट वॉर कैसे चाइना इन्वेड कर देगा, उसको उल्टा कर दीजिए तो ताइवान वॉर से बच जाएगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, खतरा तो हमेशा से भरा हुआ है। अभी तो शायद चाइना ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, ताइवान चाइना का पार्ट बनेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।